नमस्कार भाई लोग। और पेपर तो आप लोग अच्छा जा रहा होगा। पढ़ाई ही धाकड़ आप लोग करते हैं, पूरा यकीन है जी। तो मेडिसिनल का जो बचा है, अभी सेकंड पेपर आप लोगों का फ्रेश होने वाला है। पहला तो पीओसी थर्ड था, अभी मेडिसिनल फर्स्ट है, जो कि पहला पहला प्रयास है, आप लोगों का पहला पहला अनुभव है। क्योंकि अभी तो मेडिसिनल सेकेंड थर्ड बचा हुआ है फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने सेट किया है जो कल आपका है, तो एक नज़र ज़रूर देख के जाइएगा। मुझे पूरा यकीन है इसमें से कम 50% से एवब क्वेश्चन, लगभग 75 में से 50 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। ये देखिए, इधर शॉर्ट क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन लिखा है हमने, और इधर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है, उसके अंडर में और सब डिवीज़न है क्वेश्चन का। तो आप लोग एक बार देख लेंगे तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा इससे जी। तो इसमें बहुत उलझने की चीज़ें नहीं है कि क्या दिक्कत आ रही है सिंथेसिस वगैरह, आपने अभी तक पढ़ा ही होगा कुछ न कुछ चीज़ें। अभी हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे, कुछ टिप्स दे देंगे, तो आपका प्रॉपर ये चीज़ें हो जाएगा। तो ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक पहले से ही। और घबराइए बिल्कुल ना, जितना पढ़ें उतना तो कम से कम लिख के आएंगे। अगर घबराएंगे तो कुछ ना लिख पाएंगे, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है भैया। तो देख लीजिए इस शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा जैसे डिफाइन द टर्म्स, आपको डिफिनीसन लिखना है, जो भी टर्म्स दे देंगे उसके। तो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म कोई बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। जो आप दवाइयाँ खाते हैं उसको फिर इनेक्टिव फॉर्म सीधे सीधे हम जब हमारा बॉडी कर देता है, इनेक्टिव फॉर्म में करके यूरिन के थ्रू, एक स्टूल्स के थ्रू, सेलेवरी ग्लैंड के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, स्वेट पसीना के थ्रू बाहर निकलता है, वही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। आप पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे बस क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आप एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। चिलेशन पढ़ लेंगे, प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ लेंगे, बायो आइसोस्ट्रीज्म पढ़ लेंगे, पार्टीशन कोफिशिएंट पढ़ लेंगे, और इसका रोल भी देख लीजिएगा पार्टीशन कोफिशिएंट का, और इन सब का रोल थोड़ा सा क्या होता है शरीर में, ठीक है ना। और पैरासिम्पैथो लाइटिक्स या पैरासिम्पैथो मैमेटिक, इन सब का डिफिनीसन अगर पूछे तो आप बेहिचक लिख डालिए, क्योंकि आप जानते हैं छोटे छोटे टर्म्स हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित है। ओके, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ अजीब लग रही होगी क्योंकि जुकाम की वजह से हो सकता है भैया, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स विद एग्जाम्पल। तो आपको डिफरेंस बता देना है, और एग्जाम्पल तो सीधे सीधे आप जो सिलेबस आपका है उसमें भी आप जो पढ़ते हैं सिलेबस में, उसके अंडर में लिखा रहता है, वही तो उसके एग्जाम्पल हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, तो एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए। और सेडेटिव और हिप्नोटिक में लगभग आप कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिए, दोनों में से चलेगा। क्योंकि बस आप लिख दीजिए वहीं पे व्हेन इंक्रीज द डोज देन सेडेटिव आर एक्ट एज हिप्नोटिक, वो हो जाएगा, बात ख़त्म, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, जैसे डायजेपाम है, ऑक्साजेपाम है, क्लोराजेपाम है, लोराजेपाम है, अल्प्राजोलम है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर डिफरेंशिएट एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनस्टेरेज। एंटीकोलिनस्टेरेज यहीं पे देखिए, नीचे मैंने इंडिकेट करके लिख भी दिया है। एंटीकोलिनर्जिक का मीन कोलिनोलाइटिक्स भी बोल सकता है, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग भी बोल सकता है। ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरीके से ही काम करे, उसी को पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। ओ सॉरी, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ भी माइमेटिक भी लिख देता हूँ मैं। माइमेटिक का मतलब है उल्टा, और माइमेटिक का मतलब है सेम, और लाइटिक्स मतलब उल्टा। मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप क्लियर रहिए, ठीक है ना। मैमेटिक्स का मतलब मिमिक्री, सेम, और लाइटिक्स मतलब उल्टा। तो जो उल्टा काम करे, तो आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहीं पे सिलेबस भी आप अगर एक बार जरूर सिलेबस देख लीजिएगा सरसरी नज़र से, क्योंकि आप सिलेबस में ही बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देख लीजिए, एंटीकोलिनर्जिक पूछा है ना, यहाँ पे एड्रीनर्जिक है सेकेंड यूनिट में, और थर्ड यूनिट में कोलिनर्जिक है, और उस वहीं पे नीचे फिर ये एंटीकोलिनर्जिक है। जैसे कि कार्बाकोल आ रहा है उसी में, देखिए कार्बाकोल, ये सब चीज़ें है ना, इसका एग्जांपल है, सीधे सीधे याद रखिए, बेथनेकोल और कार्बाकोल एंटीकोलिनर्जिक के। तो दवाइयों के बारे में बोला, और जब यहाँ पे स्टेरेज बोल रहा है तो एंजाइम की बात हो रही, तो कोलिन स्टेरेज का एक रोल ऐसा होता है ना, कि जो आपने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा है, जो हम लोगों ने देखा था पहले, आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपके टीचर ज़रूर पढ़ाए होंगे, आपने कहीं से भी पढ़ा हो। तो आप जब वो नर्व बनाते थे,
तो यहीं पे बनाते थे वेसिकल्स गोल सा, तो इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते थे, तो जब निकलते थे वर्क करते थे, तो यहाँ पे जो एंजाइम फिर आता है इनके वर्क को इंड कर देना या टर्मिनेट कर देना, तो वो एंजाइम रहता था एंटीकोलिन स्टरेज या फिर एस्टिल कोलिन स्टरेज, यानी कि ऐसे एंजाइम जो न्यूरोट्रांसमीटर के एक्ट को डिक्रीज कर दे, डिमिनाइज कर दे या टर्मिनेट कर दे या इंड कर दे, कुछ भी देखिए, शब्द का भंडार है भैया, आपको लिखना है बस, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों का ये मीन हो गया। फिर डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ ड्रग कीटामिन HCl दैट काज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है सिंथेसिस के लिए, कीटामिन HCl, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा ये चीज़ें हैं। कंपेयर बेंजोडायजिपिन एंड बार्बिचूरेट, ये आपका सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में ही कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 कैटेगरी है, तो इसका छोटा सा कंपेयर आप देख लीजिएगा। एक दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही काम करते हैं, लेकिन एक जो है जैसे बार्बिचूरेट है, ये हार्ट को सप्रेस करता है, हार्ट के बीट को थोड़ा सा सप्रेस करता है, कम करता है, बेंजोडायजिपिन नहीं करता है, ऐसे थोड़ी सी बेसिक अंतर है, आप देख लीजिएगा। राइट डिफरेंस बिटवीन नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक ड्रग, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक का मतलब होता है नशीली दवाइयाँ सीधे सीधे, तो जैसे आपने इसमें मार्फिन, कोडीन ये सब पढ़ा होगा, देखा होगा 4th यूनिट में है शायद, 4th या 5th में, तो उसको जो बोलते हैं तो नार्कोटिक बोल देते हैं। नार्कोटिक का मीन जो अफीम वगैरह से मिलता है, तो आप ये लिख देंगे कि डायरेक्ट CNS पे जो काम करे, और CNS पे आपको पता है जो दवाइयाँ काम करेंगी, तो आपको CNS को सप्रेस कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से आपको दर्द पता नहीं चलेगा, तो वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक हो गया। एनाल्जेसिक का मतलब आप समझते ही हैं, दर्द वाली दवाइयाँ। और नॉन नार्कोटिक ड्रग का मतलब है जो नार्कोटिक नशीली दवाइयाँ नहीं हैं फिर भी वो काम कर रही हैं, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब नॉन नार्कोटिक में आप एग्जांपल लिख दीजिएगा, जैसे पैरासीटामॉल है, एस्पिरिन है, और नार्कोटिक में मार्फिन लिख दीजिए, कोडीन लिख दीजिए, हो गया। आपको जैसे पूछ रहा है तो उसमें आप एग्जांपल वगैरह याद है तो आप लिख दीजिए हाईलाइट करके, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और ये चीज़ें बहुत मतलब एक आसान सा क्वेश्चन पेपर सेट किया है, और ये आसान होते हुए भी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि फर्जी है, देख लीजिएगा। गिव नेम, उसके बाद नीचे है एक्सप्लेन द शार्ट बायोसिंथेसिस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो अभी हम लोग कह रहे थे कि वेसिकल्स में बनते हैं, तो वहीं पे कैसे कैसे बन रहा है वो आप देख लीजिए। 3-4 स्टेप, जरूरी नहीं है अगर 10 स्टेप में तो 10 स्टेप, आप 1-2 स्टेप भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो याद है वो लिखना है एरो करके प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा बायोसिंथेसिस। अल्ट्रासाउंड एक्टिंग बार्बिचूरेट विद एग्जाम्पल, ये बार्बिचूरेट का ही एग्जाम्पल है। अल्ट्रासाउंड का मतलब ये होता है एकदम जो कम समय के लिए काम करे, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाला 8 घंटे काम कर रहा है, इंटरमीडिएट वाला 4 घंटे काम कर रहा है, तो अल्ट्रासाउंड वाला मान लो आधे घंटा कर रहा है, तो आप देख लीजिएगा इसको, एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा 1-2। गिव नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, स्ट्रक्चर और नार्कोटिक नशीली दवाई यानी मार्फिन वगैरह का, मार्फिन का याद कर लीजिए, कोडीन का याद कर लीजिए, उसका स्ट्रक्चर और उसके नाम यहाँ पे लिख भी देना है, नाम लिख देना है, वही स्ट्रक्चर बनाइए, नाम लिख दीजिए, बात खत्म। 2 नंबर के लिए डिफ्रेंशिएट फेज़ 1 एंड फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में डिफरेंस बताना है। इसमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस ये होता है, जैसे अगर दिखाएं यहाँ पे बना के हम, जैसे ठीक है, यहाँ से मान लो ड्रग है, ड्रग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ मेटाबॉलिज्म आप लिख दीजिए, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे फेज़ 1 के बाद रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे, और रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं, वो नहीं पूछ रहा है, वो आपको जब लॉन्ग टर्म में पूछे तब आप बताइएगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। समय नहीं तो समझा देता, खैर आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे ड्रग का चेंज फॉर्म मिलेगा आपको, चेंज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो चेंज्ड फॉर्म है ना, ये हो सकता है कि अभी पूरी तरीके से चेंज ना हुआ हो, तो ये अभी एक्सक्रीट आउट नहीं होगा यूरिन से। ड्रग जो है फर्स्ट फेज़ में चेंज तो होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होने के बाद चेंजेस होंगे कि उसमें दवाई को बाहर निकाला जा सके, यूरिन के रूप में, पसीने के रूप में, ऐसे। लेकिन अगर उस रूप में भी फर्स्ट फेज़ के बाद भी नहीं हो पाया, तो इसके बाद इसी दवाई का फिर से सेकेंड फेज़ में मेटाबॉलिज्म होता है, फेज 2 में। तो यही डिफरेंस है, फेज फर्स्ट जो है इसमें रिएक्शन होता है, तो सम टाइम्स इट एबल टू एक्सक्रीट आउट, बट सम टाइम इट नॉट एबल टू एक्सक्रीट आउट, देन इन सेकेंड फेज टोटली चेंज ड्रग
एंड इट एक्सक्रीटेड आउट। समझ आ रही बात? फेज़ फर्स्ट में कभी कभी दवाई जो है बाहर निकलने योग्य हो सकती है और कभी कभी नहीं होती है। ये फेज़ फर्स्ट का रोल है मेटाबॉलिज्म का। और सेकेंड फेज़ में जब सेकेंड फेज़ का मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग चेंज होगी ही होगी, जो कि एक्सक्रीट आउट हो सकती है यूरिन से, और यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो सकती है या फिर स्वेट में, पसीने में निकल जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं फेज़ वन और फेज़ सेकेंड में अंतर। फेज़ वन में दवाई जो है अनेबल हो सकती है या एबल भी हो सकती है एक्सक्रीट आउट होने के लिए, बट इन फेज़ सेकेंड इट्स फाइनल स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड दिस इज़ फाइनल स्टेज फॉर द एक्सक्रीशन। ओके, तो ये छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, फिर है राइट द सिंथेसिस रूट ऑफ हेलोथेन। सिंथेटिक रूट ऑफ हेलोथेन, हेलोथेन जो ये दवाई है इसको किस रूट से दिया जा सकता है? तो पार्शियल रीब्रीदिंग, आंशिक रूप से रीब्रीदिंग, यानी कि सांस लेते वक्त कुछ ऐसा मतलब बहुत कम मात्रा में आसानी से अंदर जाए, इस हिसाब से हेलोथेन को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि नेज़ल रूट से आप देंगे पार्शियली रीब्रीदिंग। ठीक है, फिर है राइट द सिंथेटिक रूट ऑफ फेनिलएफ्रिन। ठीक है, इसका क्या है? आईवी रूट से या ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक आपको पता है आँख से, आँख में ड्रॉप के तरीके से डाला जा सकता है। रेक्टल रूट, टॉपिकल रूट, इन सब रूट से दिया जा सकता है। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन है जो शार्ट का, इनुमरेट या नेम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। एड्रेनर्जिक जो था ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही एड्रेनर्जिक बोल देते थे। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर, यानी कि अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर थे। ये आप नाम लिख देंगे, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अल्फा में अल्फा 1 अल्फा 2 था, उसमें बीटा 1 बीटा 2 था। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ बटे थे? तो अल्फा वाले मेनली आप लिख दीजिए नर्वस सिस्टम में बटे हुए हैं, और जो बीटा वाले हैं ये अओर्टा, हर्ट का अओर्टा जो होता है ऊपर वाला पोर्शन, अगर बना के दिखाया जाए, पेपर में आप मत बनाइएगा, ये हर्ट अगर यहाँ पे पोर्शन है तो ऐसे रहता था, और यहीं पे ये वाला बड़ा वाला पोर्शन जो होता है ये अओर्टा होता है, अओर्टा। ठीक है, तो यहीं पे बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि हार्ट बीट को या फिर ब्लड प्रेशर को कम और ज़्यादा करने का भी काम करते हैं। तो अल्फा रिसेप्टर को आप सीधे सीधे लिखिए नर्वस सिस्टम में पाया जा रहा है, और बीटा रिसेप्टर को लिखिए कि ये हार्ट वाले पोर्शन में, ब्लड वेजल्स में, इन सब जगहों पे पाया जा रहा है। ओके, तो ये हो गया भैया 60 क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैंने इसमें हिंट्स भी दे दिए हैं आपको, बेसिक चीज़ें आप देख भी लीजिए। ठीक है ना, और लॉन्ग क्वेश्चन में एक थोड़ा सा है। और पहला है देखिए, राइट द सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ दिस ड्रग्स। इन दवाइयों के जो मैंने 8-9 लिखा है, इसके आप सिंथेसिस पढ़ लीजिए। आप कुछ पढ़ भी चुके होंगे, 10 है अगर तो आपने 7-8 पढ़ भी लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो आप देख लीजिए, फेनिलिफ्रीन, प्रोपेनोलोल, कार्बाकोल, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, डायजेपाम बार्बिटोल, इथोक्सीमाइड, फेनिटोइन, हेलोथेन, आइबुप्रोफेन और मेफनेमिक एसिड, साल्बुटामाल, इन सब का पढ़ लीजिए। जैसे अब ये कहेंगे आपकी सिंथेसिस पढ़ भी चुके होंगे, मैं बता दे रहा हूँ एक चीज़ें। जैसे कार्बाकोल का है, आप देखिए यहाँ पे OH CH2 बांड N और CH3 ट्रिपल CH3 भी जुड़ा है। तो इसको आप ऐसे बांड से दिखाइए, या फिर यहीं पे ऐसे ब्रैकेट में आप CH3 लिख के और बाहर ब्रैकेट के 2 लिख दीजिए या 3 लिख, तो वो हो जाएगा। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। और प्रॉपर एकदम बनाइए, जब भी सिंथेसिस अगर आपको याद है तो एकदम अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे एक जो कंपाउंड जिससे स्टार्ट हो रहा है उसको बनाइए, फिर एरो करिए, नीचे आप करिए, यहाँ साइड भी कर सकते हैं या नीचे करिए, ताकि पेज में एकदम प्रॉपर दिखे और पेज भी आपका भर जाएगा और एग्जामिनर अच्छे से समझ भी पाएगा कि हाँ बॉन्ड वगैरह आपने कहाँ लगाया है। ठीक है, यहाँ पे COCl2 के प्रेजेंस में और फॉस्फीन के प्रेजेंस में ये हो रहा है, तो इंटरमीडिएट आपको मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर आपने लास्ट स्टेज में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में आपको मिल रहा है लास्ट में ये कार्बाकोल। तो ये बताने का मीन ये है कि बस कि आप प्रॉपर ना इसको 2 बार 3 बार, कोई भी सिंथेसिस आप याद किए उसको एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कुछ। हाँ ठीक है, यहाँ से ये बांड था, यहाँ से ये बांड था। और ये भी याद रखिए, एक इंटरमीडिएट आप अगर भूल भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्टिंग प्रोडक्ट बनाइए, बीच में जो एरो करके जिसके प्रेजेंस में हो रहा है, और लास्ट भी प्रोडक्ट याद है तो लिख डालिए। कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि हमें छोड़ देना या याद ही नहीं है बीच का, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। अगर फाइनल प्रोडक्ट भी देखेगा एग्जामिनर तो भी वो नंबर दे देगा, 7 नंबर का 2 ही नंबर दे देगा, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, तो ये देखिए। और यहाँ पे एक देखिए, ये जो NH2 बांड C फिर डबल बांड O है। ठीक है,
वो तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है मिसिंग है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम जैसे O फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये इधर से एक बॉन्ड, इधर से एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये भी हो गया, तो ठीक है, ये कार्बाकोल है आपका हो गया। तो आप सिंथेसिस का बस सीधा सीधा रूल है, जिसे आप लिखिए, एक बार लिखिए। अभी कल पेपर है आपका, जो भी 20 घंटे 24 घंटे जो भी बचे हैं, तो आप अभी से भी अगर 10 मैंने गेस किया है, आपने ज़रूर इसमें से 5 6 7 8 जो भी पढ़े हों, तो उसको एक बार पहले रिवाइज़ कर दीजिए प्रॉपर, और जो बचा हुआ है 2-4 जो मेरे गेस अनुसार, इसको आप फिर से लिख के और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भैया। तो सिंथेसिस का बस सीधा सीधा रोल है भैया, सबके लिए वो कठिन है, सबके लिए उलझाऊ है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप ना कर सकें। आप बहुत सी चीज़ों से उलझते हुए आए हैं, ठीक है ना। घर वाले रोज़ उलझ रहे हैं बहुत सी परेशानियों में, कहाँ कहाँ पैसा अरेंज करना है, तो आप ये थोड़ा सा बांड वगैरह अरेंज करने में क्या दिक्कत है, आप कर सकते हैं। बार बार लिखिए लेकिन उसको, है ना, हो जाएगा। फिर क्लासीफाई, अब यहाँ पे देखिए मैंने अलग चीज़ें फिर टर्म्स, जैसे इसमें सिंथेसिस था, मॉड ऑफ एक्शन और यूज़ था। यूज़ आप बेसिकली ना, जैसे आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसका जो सिलेबस जो टर्म्स दिया है उसी से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका यूज क्या होना चाहिए। जैसे आप अगर कार्बाकोल देख रहे हैं, तो कार्बाकोल आप दे रहे हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ही होता है चीज़ों को कम करना। जैसे अगर हार्ट बीट बढ़ा हुआ है तो हार्ट बीट को कम करना, तो कार्बाकोल भी वही काम करेगा ना। तो इट मेंटेन द ब्लड प्रेशर, समझ रही बात, इट मेंटेन द रिस्पायरेशन, समझ रही बात, इट डिक्रीज द हार्ट बीट। ये आप इस टर्म से ही अंदाज़ा लगा के लिख सकते हैं कि इस कंपाउंड का यूज़ क्या होगा, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप कंफ्यूज होंगे तो दिक्कत होगी। स्ट्रेटजी आप लोग बना के पढ़ा करिए भैया, आप चीज़ें समझ सकते हैं। आप 3rd 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं, वैसे भी आपको कहने की ज़रूरत है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे यूज का ये देखिए सिस्टम है। अब जैसे बारबीटॉल, अब इसका भी यूज़ अगर दे दिया है, एक ही 2 नंबर में पूछ दे, या फिर कंपाउंड दे के पूछ दे, मैंने बारबीटॉल भी यहाँ पे लिखा है, बारबीटॉल सिंथेसिस में। तो बारबीटॉल आपको बस ये याद रहना चाहिए, कंपाउंड किसका था, ये सेडेटिव और हिप्नोटिक में था। तो बारबीटॉल का रोल क्या होगा, ये सेडेटिव की तरह यूज़ किया जाएगा, हिप्नोटिक की तरह यूज़ किया जाएगा। तो बस ये रिलेट करके पढ़ना है भैया। और ये चीज़ें कोलॉजी में भी सेम है। कोलॉजी के लिए मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो लेक्चर, उसमें तो अभी 1 हफ्ते 10 दिन टाइम है, लगभग 1 हफ्ते, तो उसका आंसर के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, ये रिलेशन मैंने बताया कि रिलेट करके आप लिख सकते हैं। क्लासीफाई, NSAID, ये चीज़ें आप, जो इसी को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी बोल देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो NSAID में कॉक्स इनहिबिटर है, COX-2, COX-1 ऐसे। तो कॉक्स का जो मीन होता है ना भैया, कॉक्स जो आप लिखते हैं COX, कॉक्स, तो साइक्लो ऑक्सीजिनेज, ठीक है। एंजाइम एज जहाँ लग गया उसका मीन आप समझते ही हैं, एंजाइम, ठीक है। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज का मीन, ये रोल क्या है ना एंजाइम का, ये शरीर में हमारे इन्फ्लामेशन करवाता है, सूजन, सीधे सीधे बोल सकते हैं आप, इन्फ्लामेशन, जिसे आप स्वेलिंग भी बोल देते हैं, ओके। 1 मिनट भैया, थोड़ा सा इसे गद्दीदार कर लिया जाए, ओके। स्वेलिंग है ना। तो ऑक्सीजिनेज जो COX-1 इनहिबिटर है, इनहिबिटर का मतलब आप जानते हैं रोकना, तो उसमें NSAID में ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो आपको अगर मोड ऑफ एक्शन पूछ देता है COX इनहिबिटर में, तो आप लिखिए COX-1 रिलीज, फिर नीचे अगले स्टेप में इन्फ्लामेशन काज, ओके। तो अब यहाँ पे ये तो हो रहा है, ये तो इसका जनरल प्रोसेस है, लेकिन हमें क्या इनहिबिटर देना है ना, तो यहीं पे हम देते हैं ड्रग, और ऐसे क्रॉस का ऑप्शन दे देते हैं, या फिर यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन, और यहीं पे लिख देंगे कॉक्स इनहिबिटर। समझ आ रही बात, कि यानी कि कॉक्स जो है रिलीज़ होता था सेल्स के पास, इन्फ्लामेशन करवाता था, जब हम इनहिबिटर दे रहे हैं तो इसको रिलीज़ होने ही नहीं दे रहा है। तो ये मीन है इसका सीधे सीधे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ ही चुके होंगे, कोई बात नहीं। क्लासीफाई द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये बारबिचुरेट, बेंजोडाइजिपिन, ये सब चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। क्लासीफाई एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, और ये देखिए जो भी नर्वस सिस्टम से संबंधित, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है, उसमें आप नींद की दवाइयाँ बेसिकली आती है, चाहे एंटी कन्वर्जेंट हो, चाहे एपिलेप्टिक ड्रग हो, उसमें आप बेंजोडाइजिपिन, बारबिचुरेट ये देते ही देते हैं। तो कॉमन सी बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप सेडेटिव हिप्नोटिक पूछे तो उसमें तो बारबिचुरेट, बेंजोडाइजिपिन आ ही रहे हैं। एंटी कन्वर्जेंट में भी बेंजोडाइजिपिन, बारबिचुरेट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल एनेस्थीसियम तो अलग चीज़ है भैया, उसमें वो सब आता है, कीटामिन, ये सब चीज़ें आती हैं जनरल
एनेस्थीसिया में, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा। क्लासीफाई द सिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, ये इन दोनों में से एक पूछ सकता है। आप जनरल से कोई चीज़ देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा कम चांस है, ठीक है ना, ये कम चांस है थोड़ा। शार्ट नोट, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ या पैरामीटर्स जो कि हमारे ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो वो पूछ सकता है और पूछता ही हर बार है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और आसान सी चीज़ें हैं, ये आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ चुके हैं और इसमें कई टर्म्स थे, बायो आइसो मरीज़ में, ये सब चीज़ें ये आप केमिस्ट्री में अभी POC 3rd में पेपर दिए हैं। तो अगर वेरियस करके पूछता भी है तो आपको ज़रूरी नहीं है जो आपके सिलेबस में 7-8 दिया है आपको 7-8 लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें से 3-4 को लिखिए, जैसे आयोनाइजेशन को लिखेंगे, लिपोफिलिक और ये सब चीज़ें हैं, इसमें ऐड करके सॉल्युबिलिटी को लिख दीजिए, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर प्रोटीन बाइंडिंग या चिलेशन लिख दीजिए। ये देखिए ये टर्म्स ये आप अभी केमिस्ट्री में पढ़े थे, जस्ट प्रोटीन बाइंडिंग ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़े थे, है ना। सॉल्युबिलिटी या फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़े थे। तो इन सब चीज़ों में से आप जो 4-5 याद है आपको, एक पेज लिख देंगे, आधा पेज, तो आप हो जाएगा मेंशन। ये प्रॉपर चीज़ें आप लिख दीजिए, ज़रूरी नहीं है 8 आपको लिखना है, जो आपको 8 में से 4, 3, 2 याद है उसको आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म, इस पे भी शार्ट नोट के अंडर मैंने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन प्रॉपर पूछ देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फेज़ 1 और फेज़ 2, अभी मैंने शॉर्ट में आपको डिफरेंस बताया था, फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंतर क्या है। तो यहाँ पे भी देखिए कंपेयर करने को भी कभी कभी पूछ देता है फेज़ 1 और फेज़ 2 में। तो कंपेयर में ये तो आप लिखेंगे कि फेज़ 1 में ये एबल भी है अनएबल भी है एक्सक्रीशन करवाने के लिए, लेकिन फेज़ 2 जो है ये एबल ही है, योग्य है कि इसके बाद इस रिएक्शन के बाद प्रॉपर हो ही जाएगा। फेज़ 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब चीज़ें होता है, फेज़ 2 में कौन से रिएक्शन के अंडर में होता है, ये चीज़ें हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अफेक्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन को फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, क्या क्या कारण। एज बहुत सिंपल है, एज अफेक्ट कर सकता है, और मेल फीमेल जो जेंडर या सेक्स आप लिखते हैं वो अफेक्ट करता है ना। डिजीज़ कंडीशन, अगर पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन से पीड़ित है, इन सब चीज़ों से दिक्कत है उसको, तो वो अफेक्ट करेगा, तो उसको इंडिकेट करके आप लिखिए। व्हेन द पेशेंट आर healthy then metabolism occurs properly, but any disease condition are affected then patients are or its body are not proper functioning then metabolism are also affected। समझ पा रही है, समझ पा रहे हैं आप बात को। सॉरी जुकाम की वजह से थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। दिस इज़ द दोज टाइप, ऐसे करके आप कंडीशन, ऐसे ये सब एकदम कॉमन से वर्ड को यूज़ करके आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंफ्यूज मत होइए, सेंटेंस बनाना थोड़ा सा सीखिए आप लोग चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब सार के बारे में अगर बात किया जाए तो 3 सार ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूर इसमें से एक आ ही जाएगा, ये मुझे यकीन है। तो बीटा ब्लॉकर के बारे में, बेंजोडाइजेपिन और एंटी कन्वर्जेंट। तो ये थोड़ा सा लग रहा होगा लेंदी है, लेकिन अभी आपके पास 24 घंटे, अगर आप चाहें तो इन शॉर्ट्स क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये जो मैंने दिया है अभी आप अगर लिखना शुरू करें तो 2 घंटे के अंदर इसको आप एक जगह पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व करके इसको आप पढ़ना रटना जैसे भी आप कर सकें, क्योंकि पास होना है भैया, लिखेंगे तभी पास होंगे। उससे किसी को सिंपैथी देने की या लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हाँ सर जी बता दिए या AKTV वाले पास कर देंगे, कुछ नहीं होता, आप भी जानते हैं, बैक लगता है सिर्फ। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए एक किनारे से और फिर उसके बाद आप याद कर लीजिए। तो ठीक है भैया, धन्यवाद। थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत रही होगी, कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम PC फार्मा। ठीक है भैया, आपको इसी से रिलेटेड आगे जो पेपर होने वाला है अगला फार्माकोलॉजी का, वो हम दे देंगे। उसका आंसर, क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।